वही सेम जैसे हम इक्विवेलेंट थ्योरम्स में निकालते थे, यही सेम हम इक्विवेलेंट किस में निकालेंगे, ट्रांसफॉर्मर में निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है अगेन V1, ये लोड है, यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I1, और यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है I2, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N1 और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स N2। अब देखो यहाँ पे R1, तुम सोचोगे कि मैम ये R1 और X1 कैसे आ गया वायर्स के बीच में, है ना। ये देखो, ये वही जो गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है वो सप्लाई है, और ये तुम्हारे घर की सप्लाई है जो तुम्हारे घर पे जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस गवर्नमेंट से, तो तुम सीधा वायर्स देखते हो, जो तुम्हारे घर के पास जो वायर्स होती हैं ट्रांसमिशन लाइन वाली, वो तुम सीधा वही देखते हो। तुम कहोगे कि मैम हमने तो नहीं कभी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस देखा। तो आंसर इज कि तो उसमें हम इनबिल्ट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लगाते नहीं है, उसमें खुद ही अपने आप ही रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आ जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, वायर में जो करंट के फ्लो को रोकता है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो रोकता है। तो ये मान लो तुम फिलहाल के लिए कि इनबिल्ट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है, हमने कोई अलग से डिवाइस नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर तुम कहोगे कि मैम ये इस साइड है प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि एक काम करते हैं, हम इसको प्राइमरी वाले को सेकेंडरी पे भेज देते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। बोलो, हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, जो प्राइमरी पे है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, सेकेंडरी पे। ठीक है, अब मैं इसका फिर से डायग्राम बना रही हूँ कि तुम्हारे पास ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ध्यान से समझना इसे, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा। ये हमने सप्लाई दे दी, यहाँ पे तुम्हारा R2 पहले से ही था। अब तुम समझने के लिए ऐसे समझो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा कॉलेज है। ये R1 तुम हो, X1 तुम्हारा तुम्हारा भाई है, R2 तुम्हारा दोस्त है और X2 तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, अभी तुम कहाँ पे हो, घर पे हो। घर से तुम्हें कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है। ठीक है, R2 तुम्हारा दोस्त तो पहले से ही वहीं बैठा हुआ है, कॉलेज में ही बैठा हुआ है ना। तुम उठ के घर से कहाँ पे गए, कॉलेज में गए, राइट। तो अगर तुम घर से उठ के कॉलेज में जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा बिहेवियर वही घर वाला ही रहता है। कॉलेज में जाके तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो तुम पहले यहाँ पे क्या थे, R1 थे, अब कॉलेज में आके तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया, तो R1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब वो घर से कहाँ पे आ गया, कॉलेज में आ गया। तो अब R1 कितना हो जाएगा, R1 डैश। R2 तो वहीं पे ही बैठा हुआ है, कॉलेज में ही बैठा हुआ है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, R2 एज इट इज रहेगा। तुम घर से उठ के कॉलेज में आ गए, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, R1 से R1 डैश हो जाएगी, और तुम उसके साथ बैठ के पढ़ने लग गए। ठीक है, अब आया X2 की बारी। X2 तो अगेन वहीं पे कॉलेज में बैठा हुआ है, कौन गया है घर से उठ के कॉलेज, बोलो, X1। तो X1 का बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो X1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, X1 डैश हो जाएगी। ठीक है, जो लोड था वो लोड तुम्हारा एज इट इज वहीं रहेगा। इसमें बोलो कोई डाउट हो तो पहले, कि तुम लोग कहाँ से उठ के आ गए, ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस कहाँ से उठ के आ गए, प्राइमरी से। ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है। ऑब्वियसली घर तुम्हारा प्राइमरी है, पहली प्रायोरिटी है, कॉलेज तुम्हारा सेकेंडरी है ना। अब उसके बाद मैं तुम्हें कह रही हूँ टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट E के लिए। और तुम सारे उठ के कहाँ बैठे हो, कॉलेज में बैठ के गप्पे मार रहे हो, तो कॉलेज क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी। तो उसके लिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, S से। तो ये हो गया RES। R1 अभी RES दोनों ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, दोनों साथ साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1 डैश। E4 क्या है, इक्विवेलेंट, और S4 क्या है, सेकेंडरी। ओके, तो RES कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1 डैश। क्लियर है ये चीज, पहले ये बताओ। हमें प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट किया क्यों है हमने? प्राइमरी से सेकेंडरी पे एक मिनट, इसके लिए वो लिख लो, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू
सेकेंडरी पे साइड शिफ्ट करा है। अब बात आती है कि हमने सेकेंडरी पे शिफ्ट करा क्यों है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि इक्विवेलेंट क्या होता है, पूरे रेजिस्टेंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बट एक रेजिस्टेंस तो प्राइमरी में बैठा है और एक रेजिस्टेंस सेकेंडरी में बैठा है, तो इन दोनों को हम अलग अलग कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे इन दोनों को इकट्ठे बिठाना है। अभी मैं ये तुम्हें सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट करके दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं ये तुम्हें प्राइमरी साइड पे शिफ्ट करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ घर से कॉलेज ही आना है, कॉलेज से वापस घर भी आना है। तो प्राइमरी साइड का भी तुम्हें लिखना है डेरिवेशन में, और तुम्हें सेकेंडरी साइड का भी लिखना है डेरिवेशन में। ओके, ये हमें कंबाइन करना ये है, इसलिए सीरीज हमने में शिफ्ट होंगे, कर। क्या बोलो, दोबारा बोलो। ये सीरीज में होंगे, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस, मतलब वो ये सीरीज में हमने खुद ही कनेक्ट करे हैं, इसलिए हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमने ही कनेक्शन करे हैं, तो हमने इसे सीरीज में ही कनेक्ट करा है। क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कैसे कर सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो वायर और ग्राउंड के बीच में हो जाएगा। ये वाला क्या है, ग्राउंड है बेसिकली। तो वायर और ग्राउंड के बीच में हम ऐसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट ही नहीं कर सकते टेक्निकली, तो ये सीरीज में ही होगा। ठीक है, इसी तरह मुझे बताओ XCS की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, ये तुम बोलो, XCS की वैल्यू कितनी होगी? x2 plus x1 dash। x2 प्लस x1 डैश। अब बात आती है कि तुम पूछोगे कि मैम R1 डैश की वैल्यू कितनी है। जब R1 डैश तुम उठ के कॉलेज में आए हो तो तुम चेंज हुए हो, तो कितना चेंज हुए हो, तो इसकी वैल्यू होगी R1 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर। अब k क्या है, k इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आई थिंक तुमने कभी 12th में पढ़ा होगा, k का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो क्या होता है, N2 by N1 is equal to V2 by V1 is equal to E2 by E1 is equal to I1 divided by I2 is equal to K। ये क्या है तुम्हारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका भी बताती हूँ कि कैसे हम, मतलब कहाँ मल्टीप्लाई होगा, कहाँ डिवाइड होगा। इसी तरह R1 डैश की वैल्यू तुम मैंने बताई है, अब X1 डैश की वैल्यू तुम बताओ। X1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, सिमिलरली X1 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर। ओके, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। मैम k स्क्वायर क्यों आ रहा है? k ये एक फॉर्मूला है, तुम ये लगा लो, अभी डिटेल में तुम्हें जाना नहीं है कि अगर हमारे पास ये है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से वो मल्टीप्लाई होएगा। बस इतनी डेरिवेशन है मैम की? नहीं आगे करवा रही हूँ, अभी और भी है। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा था, I1, वहां पे उठ के जाएगा तो अगेन करंट भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I1 डैश। तो I1 डैश का फॉर्मूला होएगा I1 डिवाइडेड बाय k। अगर यहाँ पे ये याद रखना है मल्टीप्लाई है तो वहां पे क्या हो जाएगी, डिवीजन, मतलब उल्टा चलता है। ये मल्टीप्लाई है तो करंट हमेशा उल्टा चलता है। देखो यहाँ पे भी मैंने तुम्हें करंट उल्टा बताया है। E2 बाई E1 है तो करंट क्या है तुम्हारे पास, I1 डिवाइडेड बाय I2। अगेन ये एक याद करने का तरीका है, इस टाइम पे मैं तुम्हें कंसेप्ट डिटेल में बता नहीं सकती क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो फिलहाल के लिए यही समझ लो। ओके, अब आ जाते हैं हम प्राइमरी साइड पे। अब हमने कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी। अब हमने इसे कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, प्राइमरी साइड पे। तो अगेन जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर था वो तो वहीं पे ही रहेगा, उसको हमने छेड़ा नहीं है। अब बताओ, ये घर है, घर पे कौन बैठा हुआ था, R1 या R2? R1। R1 बैठा हुआ था, ठीक है। अब तुम्हारा जो दोस्त था R2, वो उठ के कॉलेज से कहाँ आ गया, घर आ गया, आ गया ना। तब जो उसका तुम्हारे साथ कॉलेज में बिहेवियर था, वही बिहेवियर क्या घर पे रहेगा, सेम बिहेवियर। घर पे तो थोड़ा संस्कारी टाइप बिहेव करना पड़ेगा ना उसे। तो R2 वहां से उठ के क्या यहाँ पे आ गया, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, R2 डैश। अब यहाँ पे पहले से कौन था, बोलो, X1 या X2? x1। X1। तो अब कौन उठ के आया है, X2 उठ के आया, तो वो कितना हो जाएगा, X2 डैश हो जाएगा।
यहाँ पे सारे उठ के वहां पे चले गए तो कॉलेज तुम्हारा खाली हो गया, सेकेंडरी साइड तुम्हारी खाली हो गई। ठीक है, अब इसमें इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या लेंगे, आर इक्विवेलेंट प्राइमरी। ये बताओ ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय के स्क्वायर। R1 प्लस R2 डैश। इसी तरह x इक्विवेलेंट प्राइमरी कितना हो जाएगा? x1 plus x2 x1 प्लस x2 डैश। और R2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? R2 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई था, नीचे क्या होगा? डिवीजन। और x2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? x2 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे करंट था तुम्हारा I2, यहाँ पे करंट उठ के आएगा तो कितना हो जाएगा? I2 डैश। तो I2 डैश की वैल्यू कितनी होगी? I2 मल्टीप्लाइड बाय के। अब देखो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का होगा, क्योंकि जनरली बच्चे भूल जाते हैं ये चीज। तुम यहाँ पे घर पे थे, है ना? घर से उठ के कॉलेज जा रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? सुबह सुबह घर से उठ के कॉलेज जा रहे हो, ज्यादा होगी ना? तो मल्टीप्लाई, तो तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई होगी। अब तुम वापस कॉलेज से उठ के कहाँ आ रहे हो? घर पे आ रहे हो, तो तुम्हारी एनर्जी क्या हो जाएगी? शाम तक आते आते कम हो जाती है, तो क्या हो रही है? डिवाइड। ये डिवाइड हो रही है, तो ये तो तुम्हें पता ही है, करंट को उल्टा चलना है। ये स्क्वायर है तो ये के है, ये बस एक याद करने का तरीका है। ठीक है, ये है तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट की डेरिवेशन। बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ही करवा दूं इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड, या फिर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी वाला टॉपिक करवाऊं, जो तुम बोलोगे। दोनों एफिशिएंसी। एफिशिएंसी करा दो। मैम एक एग्जांपल, मैम इसमें न्यूमेरिकल आते नहीं है। आते हैं, तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। मैम एक न्यूमेरिकल भी करा दो फिर। मेजॉरिटी बताओ। मैम ओपन और शॉर्ट सर्किट बता दो। मैम दोनों नहीं हो पाएगा? हाँ मैम, दोनों के एक क्वेश्चन करवा दीजिए। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पे न्यूमेरिकल्स करा दो। चलो मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है? अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है विद अ रेशियो 5:1। रेशियो कितनी दी हुई है? 5:1। ओके, विद हैज अ प्राइमरी रेजिस्टेंस। प्राइमरी रेजिस्टेंस, जैसे अगर मैं तुम्हारा यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी तो डायग्राम में प्राइमरी रेजिस्टेंस ये होगा और प्राइमरी रिएक्टेंस ये होगा, और सेकेंडरी रेजिस्टेंस ये होगा और सेकेंडरी रिएक्टेंस ये होगा। यही होगा ना? मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये कितना होगा? R1 X1 R2 X2। ये हमारे पास सप्लाई है और ये हमारे पास क्या है? लोड है, राइट? तो R1 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है? 0.4 ओम। इसी तरह रिएक्टेंस की वैल्यू बताओ मुझे, रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.2 ओम। ठीक है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.01 0.01। और रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.04। ये दी हुई है, राइट? अब इन्होंने क्या बोला हुआ है? डिटरमाइन द परसेंटेज रेगुलेशन। परसेंटेज रेगुलेशन का अगेन फॉर्मूला होता है, परसेंटेज रेगुलेशन को हम वोल्टेज रेगुलेशन भी बोल देते हैं। पता है किसी को वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? E minus V upon V into 100. E2 minus V2 divided by E2 multiplied by 100। ओके, अब ये E2 क्या है वो देखो। वो ये ना कि एक से दूसरे टॉपिक पे जाओ तो आपस में ये लोग जुड़े हुए होते हैं, कंसेप्ट रिलेटेड होते हैं। E2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज एट नो लोड, और V2 क्या है? सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि नो लोड क्या होता है। ओके, नो लोड क्या होता है? सपोज तुम अपने घर पे नहीं हो, ओके,
तुम अपने घर पे नहीं हो, तुम अपने घर से चले गए, सारे तुम्हारे घर वाले चले गए, छुट्टियां मनाने, पेपर वेपर खत्म हो गए, सब चले गए, तो उस टाइम पे तुम अपने घर की सारी चीजें बंद करके चले गए, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह जितना भी है, कुछ भी तुम जला के नहीं गए, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास? बोलो। नो लोड। नो लोड है ना। और तुम फिर वापस आए अपने घर, पिकनिक वगैरह मना के सारे, तो तुमने आते ही सारी चीजें चला ली, जितनी भी चीजें थी, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह सब कुछ एकदम से आते ही चला लिया, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई? फुल लोड। फुल लोड। फुल लोड। तो जब भी तुम नो लोड से फुल लोड पे जाओगे तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस होगी। तुम Yes, सोचो, तुमने एकदम से कुछ भी नहीं चला रखा था, सब कुछ बंद था, और तुम्हारा बंद था तो तुम एकदम से आते ही सब कुछ चला दिया, तो उस केस में वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगी ना। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। यस मैम। क्लियर है? क्लियर है पक्का? यस मैम। तो यस मैम। अब इन्होंने ये बोला हुआ है ये वाली वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए, ये वाली। ओके, उसके लिए इन्होंने वोल्टेज दे दी, V2 की वैल्यू 600 वोल्ट, करंट की वैल्यू दे दी। अब इन्होंने अगेन दो कंडीशन बोली है, एक लैगिंग पे निकालना है और एक लीडिंग पे निकालना है। लैगिंग लीडिंग का आइडिया है, एसी सर्किट में पड़ा होगा, नहीं आइडिया? बेसिक आइडिया। इंडक्टिव और थोड़ा बहुत, चलो मैं बताती हूँ। तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले आएंगे, तीनों फॉर्मूले लिख लो। एक होता है हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर के केस में कौन सा लोड होता है? रेजिस्टिव लोड होता है। उस केस में तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या होता है? E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 RES। ES का मतलब इक्विवेलेंट सेकेंडरी, जो मैंने अभी करवाया ना कि सारी चीजें तुम कहाँ पे शिफ्ट कर देते हो? सेकेंडरी साइड। इसी तरह हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लीडिंग पावर फैक्टर का। लीडिंग पावर फैक्टर का कौन से केस होगा? कैपेसिटिव या इंडक्टिव? कौन सा लोड होगा? लीडिंग के केस में लोड होगा तुम्हारा कैपेसिटिव। कैपेसिटिव। तो उस केस में फॉर्मूला होगा E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 RES cos phi 2 माइनस I2 XES sin phi 2। ये अगेन तुम्हें फॉर्मूले एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा बचा? लैगिंग का। लैगिंग का। लैगिंग पावर फैक्टर के केस में बताओ कौन सा लोड होता है? इंडक्टिव। इंडक्टिव। हाँ, लैगिंग पावर फैक्टर के केस में इंडक्टिव लोड होता है। उस केस में फॉर्मूला होता है E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 RES cos phi 2 प्लस I2 XES sin phi 2। ठीक है, फॉर्मूले इसमें कोई वो नहीं है, तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। लिख लो एक बार ये तीनों फॉर्मूलेस। डन। हमें REP से भी निकाल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। REP से भी निकाल सकते हैं, उसके भी फॉर्मूलेज होते हैं, वो बाद में कभी बताऊंगी। बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैम एग्जाम में मतलब उससे आ गया तो एग्जाम में तो इसमें तो देखो मेंशन ही नहीं है ना EP से निकालना है या ES से निकालना है, किसी से भी अच्छा निकाल दोनों सकते से निकाल सकते हैं। हैं। तुम देखो मैंने बताया ना, तुम इसे सेकेंडरी साइड भी शिफ्ट कर सकते हो और प्राइमरी साइड भी शिफ्ट कर सकते हो, तो तुम यहाँ से REP भी निकाल सकते हो और RES भी निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी बोली हुई है इन्होंने? 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ये वाला। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमें दी हुई है। V2 की वैल्यू दी हुई है, देखते हैं। V2 की वैल्यू कितनी है? 600 वोल्ट। 600। तो यहाँ पे हम V2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं क्योंकि E2 की हमें निकालनी है, ये है 600। ठीक है। I2 की वैल्यू दी हुई है,
I2 की वैल्यू कितनी है 125 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, RES हमें नहीं पता, रुक जाओ उसके लिए। cos फाई का मतलब क्या होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई cos फाई पता होगा तुम्हें, cos फाई की वैल्यू क्या होती है पावर फैक्टर, तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0.8। अगेन I2 की वैल्यू हमें पता है 125, XCS के लिए रुक जाओ, अगर cos फाई 0.8 है तो sin फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर तुम्हें cos फाई की वैल्यू पता है तो sin फाई की वैल्यू बताओ क्या होगी 0.6। कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं, या तो cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कर लेना, या फिर cos फाई इक्वल टू 0.8 है तो फाई की वैल्यू निकाल लेना कैलकुलेटर से cos इनवर्स 0.8 और फिर उसे साइन से मल्टीप्लाई कर देना cos इनवर्स 0.8 से। ठीक है, तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास। अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है बताओ, RES की और XCS की, है ना। अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, RES का फॉर्मूला बताओ, RES का क्या फॉर्मूला होता है। RES मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, R1 डैश। हाँ कॉलेज जा रहे हो, तुम्हें पता है इससे याद रहेगा जो मैं तरीका बताया, इसलिए मैंने ये तरीका बताया। ES मतलब कॉलेज जा रहे हो, तो R2 तो वहीं बैठा हुआ है, R1 उठ के आया तो R1 डैश। ठीक है, इसी तरह XCS का क्या फॉर्मूला होएगा, x2 plus x1 dash x2 वहीं बैठा हुआ है, x1 वहां से उठ के आया है तो x1 डैश हो गया। अब R1 डैश का क्या फॉर्मूला था, R1 into r1 k square तुम घर से उठ के कॉलेज जा रहे हो तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। के का क्या फॉर्मूला होगा, ये दिया हुआ v2 by N2 बाय N1 या ठीक है। अब इसमें 5:1 है तो ये क्या है N1 और ये क्या है N2। ठीक है, पहले हमेशा ये N1 देंगे फिर N2 देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास K की वैल्यू क्या हो गई 1/5। K की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/5। ठीक है, K की वैल्यू यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर पुट करके R1 की वैल्यू पता है क्या, R1 डैश की वैल्यू आ जाएगी। yes ma'am बोलो यहाँ तक कोई डाउट, K समझ में आ गया ना, K इन्होंने दिया हुआ है N1:N2, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करा है जस्ट, और यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके K की वैल्यू पता लग गई 1/5, R1 की वैल्यू हमें दी हुई है तो R1 डैश की आ जाएगी, R1 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, R2 की वैल्यू हमें दी हुई है तो यहाँ से हमारे पास RES की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसी तरह x1 डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x1 डैश का क्या फॉर्मूला होगा बोलो, x1 k square x1 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर, x1 दिया हुआ है k हमें पता है x1 डैश आ जाएगा, x1 डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो XCS आ जाएगा। अब हमें RES भी पता है XCS भी पता है तो यहाँ से E2 आ जाएगा, राइट। E2 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमसे पूछा था वोल्टेज रेगुलेशन में, E2 पता लग गया, V2 तो हमें दिया ही हुआ था 600 वोल्ट, तो तुम्हारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, लिखना है लिख लो, और कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ लो। ये तुम्हारा बुक मैं बता देती हूँ, SK सहदेव, पता है, सुनिए, सुना है नाम, सुना है नहीं, अच्छी बुक है। मैम हाँ मैम इंडक्टर के केस में लैगिंग पीएफ कैसे आता है। देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ याद करने का, तुम सबने सिविल वर्ड सुना होगा, सुने। अब ये सिविल का मतलब क्या है, C फॉर कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के केस में करंट पहले है या वोल्टेज पहले है, current तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड्स वोल्टेज, लीड मतलब आगे है, करंट क्या है आगे है, वोल्टेज अगर x एक्सिस पे है तो करंट क्या है आगे है। ओके, करंट क्या है चोर है और ये क्या है पुलिस है, कौन आगे भाग रहा है, चोर आगे भाग रहा है और पुलिस पीछे भाग रही है। इसको मैं उल्टा बोल दूं क्या, कि पुलिस पीछे है और चोर आगे है, एक ही बात है ना, चोर आगे है पुलिस पीछे है, मैं उल्टा बोल दूं पुलिस पीछे है चोर आगे है, तो मैं ये बोल सकती हूँ वोल्टेज लैग्स करंट।
एक कुछ अलग अलग है, इसका मतलब करंट आगे है तो ऑब्वियसली वोल्टेज क्या होगी, पीछे ही होगी। चोर आगे है तो पुलिस क्या होगी, पीछे ही होगी। ये तो खुद अंडरस्टूड वाली बात है। अब आ जाते हैं हम इसमें इंडक्टर पे। L फॉर इंडक्टर। इंडक्टर के केस में कौन आगे है, वोल्टेज आगे है या करंट आगे है? वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आगे है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज लीड्स करंट। अब इसमें पुलिस आगे आ गई और चोर पीछे हो गया, तो एक ही बात है, करंट लैग्स वोल्टेज, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, करंट लैग कर रहा है तो कहाँ बनेगा, नीचे। हाँ, अब अगर कैपेसिटर का केस होता है तो हम हमेशा क्या कहते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि इस केस में करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इंडक्टर का केस होता है तो हम क्या कहते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। ठीक है, जिसने पूछा था उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये ऐसे याद करो, पता है हर चीज को ऐसे कुछ ना कुछ अपने दिमाग में तरीका बना के याद करा करो। कुछ भी उल्टा सीधा, कुछ भी खुरापाती, तो कभी भी भूलोगे नहीं। और ऐसे रटोगे ना कि इंडक्टर लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो हमेशा दो दिन बाद तुम भूल जाओगे। बट अब मैं गारंटी लेती हूँ तुम लोग ये चीज कभी नहीं भूलोगे। भूलोगे? नो मैम। नो मैम। मैम ये RES और XES का मतलब क्या होता है? पूरी राम कहानी खत्म हो गई। इक्विवेलेंट तुम रेजिस्टेंस पूछ इन रहे हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ से आ गया, RES। देखो मैंने सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करा था। अच्छा वो दूसरी फाइल थी, एक मिनट। इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी, तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा था ना सेकेंडरी साइड पे, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो रेजिस्टेंस बना है वो क्या है, RES। ये तुम और तुम्हारा दोस्त, तुम दोनों कॉलेज में बैठे हो, ठीक है, दोनों साथ मिलके पढ़ रहे हो, R2 + R1 डैश E इक्विवेलेंट, सेकेंडरी साइड पे बैठे हो मतलब कॉलेज में बैठे हो। और REP होता तो E इक्विवेलेंट, प्राइमरी मतलब प्राइमरी क्या है, घर या कॉलेज? घर। घर है तो तुम कहाँ बैठे हो, घर पे बैठे हो। घर पे पहले से ही कौन बैठा हुआ है, R1, और कौन उठ के आया है कॉलेज से, R2 डैश। ओके मैम वोल्टेज रेगुलेशन जो है वही परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, उसी परसेंटेज रेगुलेशन कह देंगे। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा परसेंटेज में ही होता है, और इन्होंने कभी तो ये वोल्टेज रेगुलेशन बोल देते हैं, कभी ये परसेंटेज रेगुलेशन बोल देते हैं। तो ये परसेंटेज रेगुलेशन बोले या फिर वोल्टेज रेगुलेशन बोले, वो एक ही बात है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन भी हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है। ठीक है मैम हमने 600 को V2 क्यों माना था? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिलीवर लिखा हुआ है। देखो सेकेंडरी रेजिस्टेंस डिटरमाइन द परसेंटेज रेगुलेशन व्हेन डिलीवरिंग, दे रहा है वो तो लोड को ही देगा वो। और लोड कहाँ पे होता है तुम्हारा, सेकेंडरी साइड पे, प्राइमरी साइड पे नहीं होता ना, इसलिए ये I2 है और ये हमारा V2 है। ठीक है, और बोलो, और कुछ इससे रिलेटेड डाउट? एक बार जो आपने फॉर्म में लिखे थे लीडिंग लैगिंग है वो दिखा दो, नोट कर। वो ना मैं फाइल भेज दूंगी ये वाली, अभी मैं तुम्हें फटाफट एफिशिएंसी भी करवा दूं, फिर टाइम लग जाएगा। यस मैम। ये फाइल मैं तुम्हें भेज दूंगी, बाकी चैतन्य से तुम ये रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, वो रिकॉर्ड कर रहा है। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तुम्हें मतलब पता होना चाहिए एफिशिएंसी का मतलब होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि तुम्हारी एफिशिएंसी, तो तुम बताओ तुम लोग कैसे निकालोगे अपनी एफिशिएंसी, बोलो। आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना हो? अगर सपोज चलो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए होमवर्क में, ठीक है, उसमें से तुम 4 क्वेश्चन करके लाए, तो उस केस में बताओ तुम्हारी कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी? 80% है ना। तो तुमने 80% कैसे निकाली? 5 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम्हारे लिए क्या थे, इनपुट।
और उसमें से तुम 4 क्वेश्चन तुम कर पाए, वो क्या हो गया तुम्हारा आउटपुट। तो तुमने एफिशिएंसी कैसे निकाली, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और एफिशिएंसी तुम्हें पता है परसेंटेज में होती है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया 100, तो 4/4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो तुम्हारी कितनी आ गई 80%। ठीक है, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हारे पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम्हारे पांचों में से तुम 5 क्वेश्चन कराए, तो तुम्हारी कितनी एफिशिएंसी हो गई 100%। 100%। अच्छी बात हो गई ये तो। ठीक है, तो तुम्हें जो पेपर में 5 क्वेश्चन मिले वो तुम्हारा क्या था इनपुट, और 5 क्वेश्चन तुम करके आए वो भी क्या था आउटपुट। ओके, अब 5 क्वेश्चन जो तुमने करे हैं अगेन वो क्या है इनपुट, उसमें से तुम 4 क्वेश्चन कर पाए हो, वो तुम्हारा आउटपुट, और एक क्वेश्चन का क्या हो गया लॉस, क्योंकि वो तुमसे नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम टॉपिक ही नहीं पढ़ के गए थे, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो वो क्या हो गया तुम्हारा लॉस हो गया। ठीक है, अब एफिशिएंसी चाहे वो ट्रांसफॉर्मर की हो, चाहे वो किसी भी मशीन की हो, चाहे वो तुम्हारी एफिशिएंसी हो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। नो मैम। अब मेरे को ऐसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट भी निकालनी पड़ेगी और इनपुट भी निकालनी पड़ेगी, बट मैं दोनों चीज़ें नहीं निकालना चाहती, मैं सिर्फ एक ही चीज़ें निकालना चाहती हूँ, क्योंकि पेपर में टाइम की कमी है, तो मैं इनपुट को भी आउटपुट की टर्म्स में लिख देती हूँ। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि इनपुट का क्या फॉर्मूला होता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। तुम हमेशा कभी भी कुछ भी इनपुट दोगे ना, तो उसके क्रॉस तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा और लॉसेस कुछ ना कुछ मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक फैन का एग्जांपल दे रही हूँ, फैन में तुमने कौन सी एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुमने स्विच ऑन करा, तुमने कौन सी एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है, बोलो आउटपुट में तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है फैन विंड में, एनर्जी, विंड विंड एनर्जी, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हवा मिल रही है, और हवा किससे मिल रही है, वो घूम रहा है, तो कौन सी एनर्जी हो गई आउटपुट, और प्लस कुछ ना कुछ लॉसेस भी होंगे ही होंगे। तो आउटपुट का इनपुट का क्या फॉर्मूला हो गया, अगेन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब मुझे आउटपुट पावर मतलब पावर का फॉर्मूला बताओगे, एक्टिव पावर का तुमने पढ़ी होगी, 3 टाइप्स की पावर होती है, VI cos phi। VI cos phi। तो आउटपुट पावर एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI cos phi। तो ये आउटपुट कहाँ पे होगा, सेकेंडरी साइड पे होगा, तो ये कितना होगा V2 I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय V2 I2 cos phi 2 प्लस लॉसेस कितने, आयरन लॉसेस और तुम्हारे पास कॉपर लॉसेस। तुम्हें अभी मैंने लॉसेस पढ़ाए थे ना, क्या कि 2 ही टाइप्स के लॉसेस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है हमारे पास कॉपर लॉस। ठीक है, कोर लॉस या आयरन एक ही बात है, तो आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब मैं अगेन एफिशिएंसी में कॉपर लॉस का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, बताओगे मुझे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कॉपर लॉस का, I square आई स्क्वायर आर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा V2 I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस I स्क्वेयर R मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अभी तो मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए थे, तो तुमने उसमें से 4 क्वेश्चन कर दिए, बट मैंने क्या करा नेक्स्ट क्लास में तुम्हें 50 क्वेश्चन दे दिए करने के लिए। ठीक है, तुम लोग घबरा गए। अब तुम मुझे बताओ क्या 50 क्वेश्चन में से भी तुम्हारी एफिशिएंसी 80% ही आएगी, नो मैम। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादा के चांसेस कम है, कम के चांसेस ज्यादा है, तो तुम्हारा मैंने क्या करा लोड बढ़ा दिया है ना, तुम्हारा मैंने क्या करा लोड बढ़ा दिया, तो उससे तुम्हारी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ा। तो इसी तरह अगर हम ट्रांसफॉर्मर का लोड बढ़ा देंगे तो उसकी एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट आएगा। ओके, क्लियर ये चीज। तो अब हमारी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, लोड पे भी डिपेंड करती है। लोड को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। लोड को किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। अगर तुम्हें बोला जाएगा फुल लोड तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी 1, और अगर तुम्हें बोला जाएगा हाफ लोड तो उस केस में x की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। ये चीज क्लियर है?
बोलो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी। अब मैं तुमसे एक चीज पूछ रही हूँ, तुम्हारे घर में फैन है और एक एसी है, मुझे बताओगे किसका बिल ज्यादा आता है, फैन का या एसी का? एसी। एसी। कौन ज्यादा करंट लेता है, फैन या एसी? एसी। एसी ज्यादा करंट लेता है। किसका लोड ज्यादा है, एसी का या फैन का? एसी। एसी। तो तुम्हें इससे क्या पता लग रहा है, लोड तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। जिसका लोड मतलब जो करंट ज्यादा लेगा उसका लोड क्या होगा, ज्यादा होगा। तुम्हारा एसी ज्यादा करंट ले रहा है तभी उसका बिल ज्यादा आता है, ठीक है। कम करंट लेता तो बिल कम आता है। अगर एसी ज्यादा करंट ले रहा है तो लोड भी क्या होगा उसका, ज्यादा होगा। तो इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है, लोड डिपेंड्स ऑन करंट। करंट है तो लोड है, करंट नहीं है तो लोड नहीं है। अब देखो यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे लोड आ जाएगा x, यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे लोड आ जाएगा x, यहाँ पे करंट का स्क्वायर है तो यहाँ पे लोड का स्क्वायर आ जाएगा x। तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। ओके, लिख लो ये फॉर्मूला, लिख लो, क्योंकि इस पे बेस तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। आज मैंने दो टॉपिक। गिवन होगा क्या? क्या पीआई? दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज कट गई। गिवन होगा। पीआई गिवन होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, बट ज्यादातर आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस दोनों ही गिवन होते हैं। डन? यस मैम। मैम अगर गिवन नहीं होगा तो पीआई का भी कोई फॉर्मूला होता नहीं, है? अलग से पीआई का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर गिवन, ये गिवन नहीं होगा तो एफिशिएंसी गिवन होगी। तो एक चीज मतलब हटा लेंगे, दूसरी चीज दे देंगे क्वेश्चन में। मैम जो ठीक है? हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस हैं उनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है? जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट, देखो अलग से ट्रू फॉल्स वाले में पूछ लिया तो वो तो है इम्पोर्टेंट, वैसे एज सच अलग से तुमसे कभी पूछा नहीं हुआ है तो इसलिए इम्पोर्टेंट इतना मतलब ज्यादा नहीं है। डेफिनेशन बट काफी है ना, फॉर्मूला तो नहीं आता ना। फॉर्मूला पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे फॉर्मूला पढ़ने में, मतलब कर लेना। ओके। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही नहीं पूछेंगे, बट इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल पे। हमारा एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल का मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, जो भी मैंने बताया, x इंटू वी टू आई टू कॉस फाई टू डिवाइडेड बाई x इंटू वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वेयर पी सी यू, यही बताया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन 25 केवीए। मुझे कोई बता सकता है ये 25 केवीए कौन सी पावर दी हुई है? ये इसकी ट्रांसफार्मर देती है। अरे वो तो ट्रांसफार्मर की रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर या एपरेंट? एपरेंट पावर है। सारे गलत हो। एपरेंट पावर। एपरेंट पावर है वो। एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय आई, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और एम्पियर की यूनिट करंट की यूनिट एम्पियर, तो इसकी यूनिट हो गई वी ए, ठीक है। तो ये हमें एपरेंट पावर दी हुई है, और ट्रांसफार्मर की यूनिट भी एपरेंट पावर ही होती है, ना एक्टिव पावर होती है ना रिएक्टिव। जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बल्ब ले आओ मार्केट से, तो उसको लिए तुम क्या कहोगे, 5 वॉट का या 10 वॉट का बल्ब दे दो, तो वो उसकी यूनिट हो गई वॉट। वो कौन सी होती है तुम्हारी, एक्टिव पावर, है ना। अब ट्रांसफार्मर तुम खरीदने जाओगे ना, तो तुम्हें किस में मिलेगा, वीए में, कितने का इतने पावर का ट्रांसफार्मर दे दो। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है 2000/200 वोल्ट, मतलब ये वैल्यू V1 की है और ये वैल्यू V2 की है, ओके। पावर ट्रांसफार्मर, पावर का कुछ अलग से ऐसा रोल नहीं है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। द आयरन एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस, मतलब हमें आयरन लॉसेस की वैल्यू दी हुई है, पीआई की वैल्यू दी हुई है 350 वॉट दी हुई है, और कॉपर लॉसेस की वैल्यू दी हुई है 400 वॉट दी हुई है। कैलकुलेट द एफिशिएंसी, हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब बता सकते हो मुझे, cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है।
फर्स्ट हमें निकालना है फुल लोड पे। फुल लोड है तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यूज देखते हैं। x की वैल्यू हमें पता है 1 है, cos फाई की वैल्यू पता है 1 है, अगेन इसकी वैल्यू पता है, pi की वैल्यू पता है 350 है, x की भी वैल्यू पता है 1 है, और कॉपर लॉसेस की भी वैल्यू पता है 400 है। बचा क्या हमारे पास, 2 होगा। क्या बचा, I2। I2। ठीक है, अब इसमें ये तुम्हें एक चीज और बता देती हूँ। तुम्हें ये क्वेश्चन में वोल्टेज की वैल्यू ये लोग पागल बनाने के लिए देते हैं, तो तुम्हें पागल नहीं बनना है। उस वोल्टेज का कोई रोल नहीं है। हमें अगर डायरेक्ट पावर दी हुई है, जैसे अभी मैंने बताया कि पावर कितनी दी हुई है, V इंटू आई, तो डायरेक्ट हमें पावर दे दी ना, तो हम डायरेक्ट पावर की ही वैल्यू पुट करेंगे। V इंटू आई हमें डायरेक्ट पावर दी हुई है, कितनी पावर दी हुई है, 25 kVA। kVA है तो उसे VA में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसकी वोल्ट एफिशिएंसी के केस में वोल्टेज को यूज मत करना, क्योंकि तुम्हें करंट निकालनी पड़ेगी। तुम सोचो P इक्वल टू VI से हम पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकालेंगे, तो वो चीज नहीं करनी, आंसर अलग आएगा। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, 90% बच्चे यही गलती करते हैं। तो तुम्हें अगर डायरेक्ट पावर दी हुई है, केवीए में ही दी हुई होगी, और तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही पुट करोगे, ना कि I2 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, यहाँ से तुम्हारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। नेक्स्ट केस है हाफ लोड, वैल्यू सारी सेम रहेगी, बस x की वैल्यू नेक्स्ट केस में कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, बोलो कोई डाउट हो तो यहाँ तक। एस का क्या बोला था आपने? एस का मैंने ये बोला था डायरेक्ट, ये तुम्हारी V इंटू आई, एस का फॉर्मूला क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाय आई, यही होता है। हमें चाहिए भी क्या, V मल्टीप्लाइड बाय आई, डायरेक्ट हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल देंगे, इंस्टेड ऑफ कि करंट की वैल्यू अलग से निकालें, क्योंकि ये भी क्या है, पावर। V इंटू आई भी क्या होती है, करंट पावर। अलग से दिया होगा तब हम वो V1 करंट V2। दिया ही नहीं होगा, दिया ही नहीं होगा, पावर दी हुई है तो तुम्हें डायरेक्ट पावर ही डालनी है V इंटू आई में, चाहे इन्होंने दिया हो या ना दिया हो। ये तुम्हें पागल बनाने के लिए दे देते हैं, बट तुम्हें पागल नहीं बनना। ठीक है, पावर दी हुई होगी, पावर नहीं दी होगी तो तुम कुछ सोचना। वैसे 95% केसेस में तुम्हें पावर दी हुई होगी, और पावर की एज इट इज यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। बोलो कोई डाउट हो तो। नो मैम। नो मैम। क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो इससे ज्यादा मैं और कवर करवा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी और भी क्लास है अभी। मैंने फिर भी थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड कर दिया, बट ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल? हाँ आते हैं, आ भी सकते हैं। तो एक क्लास में तुम्हारे किसी क्लास में टीचर ने लिखवाया भी है कि ओपन सर्किट या तो वो थ्योरी देंगे या न्यूमेरिकल देंगे। इजी ही है, इक्विवेलेंट समझ में आ गया ना, इक्विवेलेंट शॉर्ट सर्किट में ही है, तुम पढ़ोगे तो खुद से आ जाएगा। और अब अगर स्टिल किसी को कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9034223003। चारू जैन मेरा नाम है। ठीक है, कोचिंग सेंटर का नाम है नवकार सक्सेस कोचिंग सेंटर। गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे आ जाएगा। अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, जैसे मैथ्स में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स अवेलेबल हैं, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगी। ओके, अब तुमने मुझसे पढ़ा, कितने स्टूडेंट्स हैं अराउंड, 60 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तुमने मुझसे पढ़ा है। अब एक काम कर दो, मैं तुम्हारे यहाँ पे लिंक भेज रही हूँ। ओके, इस लिंक पे रिव्यूज दे देना, बस दे दोगे। ओके मैम। मैं चैट में भेज, यस मैम। तुम्हें अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना, बहुत अच्छे लगा मैम। और नहीं अच्छा लगा हो तो भी दे देना, जैसा टीचर तुम्हें बन लगे। जाओ मैं टीचर हूँ
ऑलरेडी मैं 12 साल से पढ़ा रही हूँ ये इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। तुम्हें क्या लग रहा है बिना पढ़ाए मैं ऐसे पढ़ा सकती हूँ? 12 DTU साल में से बन मैं जाए। ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ये मैंने भेजा है लिंक, यहाँ से तुम मतलब रिव्यू करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा। रिव्यूज दे देना, अपना नाम, DTU यूनिवर्सिटी और अपना कौन सी ब्रांच से वो मेंशन करके, और फिर मैंने कैसा पढ़ाया। ठीक है, ये तुम्हें मिल जाएगा। PDF मैं चैतन्य को दे दूंगी, चैतन्य से तुम ले लेना। डन मैम डन। डन? ठीक है, यस मैम। चलो ओके थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय।